जिस पार्टी के फाउंडर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद बंगाल के थे, उसी पार्टी को बंगाल में सत्ता मिलने में 75 साल लग गए। और जिस औरत ने 34 साल की लेफ्ट गवर्नमेंट को अकेले उठाकर फेंका था, वो अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाई। और जिसने उन्हें हराया वो कभी उनका अपना आदमी हुआ करता था। ये आयरनी है, ये ट्रेजेडी है और ये पॉलिटिक्स है। 2011 बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का राज था, लगातार 34 सालों से। इतने लंबे वक्त में लेफ्ट इतनी कंफर्टेबल हो गई थी कि उसे लगता था बंगाल उनका है, जो बोले वही होगा, जो करें वही चलेगा। और इस अंधे कॉन्फिडेंस में उन्होंने एक बड़ी गलती की। नंदीग्राम 2007 सरकार ने एक केमिकल फैक्ट्री बनाने के लिए किसानों से जमीन मांगी। किसानों ने मना किया तो सरकार ने उन पर गोलियां चला दी। 14 लोग मरे। वो लोग कोई दुश्मन नहीं थे, वो बंगाल के अपने लोग थे और उनकी अपनी सरकार ने उन्हें मार डाला। पूरे बंगाल में आग थी लेकिन कोई आवाज नहीं थी। तब ममता आई, सीधा नंदीग्राम पहुंची। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कॉन्वॉय नहीं, बस वो और उन किसानों का दर्द। बंगाल ने उस औरत को नोटिस किया और याद रखा। 2011 में रिजल्ट्स आए। 34 सालों का एम्पायर एक रात में साफ हो चुका था। ममता 184 सीट्स लेकर आई, सरकार बनाई और पहले कुछ सालों में डिलीवर भी किया। कन्याश्री स्कीम आई, जिसमें गरीब घर की लड़कियों को स्कूल में पढ़ाई करने के लिए सीधा कैश मिलता था। वो लड़कियां जिनका 14-15 साल की उम्र में शादी कर दिया जाता था। लक्ष्मी भंडार स्कीम ने उस औरत के हाथ में पैसा थामा जो पूरी जिंदगी में कभी खुद का पैसा नहीं देखी थी। ये सिर्फ स्कीम्स नहीं थी, ये उन लोगों के लिए डिग्निटी थी जिन्होंने पहले कभी सरकार से कुछ भी सीधा नहीं पाया था। लेकिन एक चीज ममता भूल गई थी, जो लेफ्ट भी भूल गया था, कि पावर एक इनाम नहीं होती, पावर एक जिम्मेदारी होती है। किसी भी इंसान को सत्ता मिलने के बाद एक चीज होती है जो बहुत धीरे होती है, इतनी धीरे कि उसको पता भी नहीं चलता। वो बदलने लगता है। पहले साल सब ठीक होता है, दूसरे साल थोड़ी सी कंप्रोमाइज, तीसरे साल थोड़ी और एक वक्त आता है जब आप वही बन जाते हो जिसके खिलाफ आप खुद लड़ रहे थे। ममता के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। 2011 के बाद बंगाल में एक नया सिस्टम बना। लोग इसे कहते थे सिंडिकेट राज। इसका मतलब था कि बंगाल में कोई भी काम करना हो तो टीएमसी का आशीर्वाद चाहिए था। घर बनाना है, टीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर से ही रेत खरीदनी होगी। दुकान खोलनी है तो लोकल टीएमसी वर्कर को मंथली हफ्ता देना होगा। बड़े स्कूल या कॉलेज में एडमिशन चाहिए, लोकल सिंडिकेट को पैसा दो वरना लिस्ट में नाम नहीं आएगा। सरकारी नौकरी चाहिए, उसके लिए तो अलग ही कहानी है जो थोड़े देर में बताऊंगा। ये सिर्फ बड़े लोगों की प्रॉब्लम नहीं थी, ये आम आदमी की रोजाना की जिंदगी बन गई थी। वो आदमी जो सुबह उठकर अपना काम करना चाहता था, उसे पहले डिसाइड करना पड़ता था कि कौन से टीएमसी वर्कर को कितना पैसा देना है, वरना काम नहीं होगा। ये सिस्टम कोई ऑफिशियल बिल नहीं था, ये एक इनफॉर्मल सिस्टम था। इसको ममता के अपने लोगों ने, उन्हीं के पार्टी वर्कर्स और लोकल लीडर्स ने ही बनाया था। और ममता वो या तो जानती थी और चुप थी, या उन्हें पता ही नहीं था कि उनके नाम पर बंगाल में क्या हो रहा है। दोनों केसेस में जिम्मेदारी उन्हीं की थी। लेकिन अभी तक लोग सह रहे थे क्योंकि लक्ष्मी भंडार के 1500 रुपए आ रहे थे और एक पूरा सिस्टम था जो लोगों को डिपेंडेंट बनाता था। अगर आप टीएमसी के खिलाफ गए तो कल आपकी रोटी बंद हो सकती थी, आपका दुकान बंद हो सकता था, आपके बेटे की नौकरी जा सकती थी, आपके घर का राशन कार्ड प्रॉब्लम में आ सकता था। ये डर था, साइलेंट इनविजिबल डर। और ऊपर से अल्टरनेटिव क्या था? ऑपोजिशन इतनी कमजोर थी कि वोट देना बेकार लगता था। लोग सोचते थे बीजेपी वो तो बंगाल में है ही नहीं, लेफ्ट तो जा चुका है, कांग्रेस की तो कोई वजूद ही नहीं थी। तो लोग करते भी क्या, सह लेते थे, चुप रहते थे और अपने आप को समझाते थे कोई नहीं, चलता है, शायद पूरे इंडिया में भी यही हो रहा है। लोगों का ये सोच टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। फिर अगस्त 2024 में एक रात सब कुछ बदल गया। कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज, एक यंग डॉक्टर पूरी रात ड्यूटी करके थकी हुई अंदर एक रूम में आराम करने जाती है। सुबह उसी रूम में उनकी लाश मिलती है। शी वॉज ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड। इस पूरे मुद्दे पर
सरकार का रिस्पॉन्स इतना कोल्ड था, इतना डिफेंसिव था कि लोग समझ गए ये सरकार अब उनकी नहीं रही। क्राइम सीन जल्दी से साफ कर दिया गया, इन्वेस्टिगेशन में देरी हुई और टीएमसी का बयान था इसे पॉलिटिसाइज मत करो। बस एक बेटी गई और सरकार को पहली चिंता ये थी कोई इसे पॉलिटिकल ना बना दे। उस रात के बाद पूरी कोलकाता सड़कों पर थी। बंगाल की औरतें रात के 2 बजे सड़कों पर निकली। वो औरतें जो रात को अकेले बाहर जाने से डरती थी वो अंधेरों में मार्च कर रही थी। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक औरत का सिस्टम से सवाल था कि तू मेरी रक्षा कर सकता है या नहीं। उस डॉक्टर की मां रत्ना देवनाथ ने 2025 में पब्लिक में कहा कि वो बंगाल के इस एनआरकी के सामने खुद इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और नॉमिनेशन फाइल करने से एक दिन पहले प्रेस के सामने रत्ना ने कहा मेरी मेन दुश्मन ममता बनर्जी हैं, वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, मेरी बेटी उनके हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती थी, उन्होंने मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया? जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलता मैं बाल नहीं बनाऊंगी। एक हेल्पलेस माँ जिसके बाल बिखर गए थे, जिसके हाथ में कोई पावर नहीं थी, वो पूरे बंगाल का दर्द बन गया था। और 4 मई 2026 को रिजल्ट के दिन पानीहाटी, जहां टीएमसी 15 सालों से हारी नहीं थी, वहां उस माँ ने 28,000 वोट से जीत दर्ज की। एक माह का हिसाब हुआ, हजारों का अभी बाकी था। 2016 में बंगाल में स्कूल टीचर्स और स्टाफ की भर्ती हुई थी। हजारों लोगों ने सालों मेहनत करके एग्जाम दिया था, पर अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2016 की ये पूरी भर्ती करप्शन से हुई थी। पैसा लेकर नौकरी दिए गए थे और सारे अपॉइंटमेंट्स को नलीफाई कर दिया। जिनको जॉब मिला था वो सही थे या गलत थे ये हमें नहीं पता, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि हर घर में एक बच्चा होता है जो रात को जग के पढ़ाई करता है, एक ही सपने के लिए, सरकारी नौकरी। सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, एक सर्टेनिटी के लिए, एक ऐसा कल जहां कुछ पक्का हो। इस काम ने उस बच्चे को, उस घर को ये मैसेज दिया कि यहाँ मेहनत नहीं चलती, यहाँ दीदी का आशीर्वाद चाहिए, यहाँ पैसा चाहिए। और ये वो मैसेज था जिसे कोई वादा, कोई स्कीम, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये सिर्फ करप्शन नहीं था, ये उन लोगों के साथ बिट्रेयल था जो ममता को अपना समझते थे। सिंडिकेट राज, आरजी कर केस, टीचर्स काम, 3 अलग चीजें, 3 अलग लोगों का दर्द। ममता के हर एक फेलियर के पीछे एक पार्टी थी जो सब कुछ नोट कर रही थी, सीख रही थी और तैयार हो रही थी। कोई शोर नहीं, कोई हेडलाइन नहीं, बस काम। बहुत कम लोग जानते हैं कि बीजेपी का बंगाल में 2011 में वोट शेयर था सिर्फ 4.06%, प्रैक्टिकली कोई वजूद ही नहीं था। तो 4.06% से लेके 45.84% तक का सफर 15 सालों में कैसे तय किया? एक वर्ड में, पेशेंस। जब पूरा मीडिया टीएमसी और लेफ्ट की लड़ाई कवर कर रहा था, बीजेपी और आरएसएस चुपचाप काम कर रहे थे। हजारों आरएसएस शाखा बंगाल के उन इलाकों में खुले जहां बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं था। ट्राइबल बेल्ट्स में, रूरल मेदिनीपुर में, बांग्लादेश बॉर्डर के पास के इलाकों में छोटी छोटी लोकल मीटिंग्स, घर घर जाना, लोगों से बात करना, उनकी प्रॉब्लम सुनना। धीरे धीरे बीजेपी एक इनविजिबल नेटवर्क बन रहा था जो बाहर से नहीं दिखता था। बूथ लेवल कमिटीज बनाई गई, मतलब हर एक पोलिंग बूथ के लिए एक डेडिकेटेड टीम जो उस एरिया के वोटर्स को पर्सनली जानता था। और फिर 2020 में एक ऐसा झटका आया जो टीएमसी को अंदर से हिला के रख दिया। शुभेंदु अधिकारी, ममता के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक, जो नंदीग्राम मूवमेंट के वक्त उनके साथ खड़े थे, जो पूरे ईस्टर्न मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में टीएमसी की बैकबोन थे, वो बीजेपी में चले गए। टीएमसी अंदर से खोखला हो रही थी और बीजेपी बाहर से मजबूत। अब हम उस टेरिटरी में जा रहे हैं जो थोड़ी अनकंफर्टेबल है, लेकिन डेटा है तो इग्नोर नहीं कर सकते। बंगाल में 73% हिंदू हैं और 27% मुस्लिम, और एग्जिट एनालिसिस कहता है बीजेपी ने रफली 65% हिंदू वोट्स जीते। बस ये एक नंबर काफी है पूरी कहानी समझने के लिए। मैथमेटिकली अगर 65% वोट सिर्फ एक पार्टी को मिल जाए तो बाकी किसी पार्टी के लिए क्या बचेगा? लेकिन सवाल यह है कि बंगाल के इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्केल पे हिंदू वोट्स कैसे एक जगह कंसोलिडेट हुए? पूरे इंडिया से जुदा बंगाल में डेकेड्स तक कभी मजहब के नाम पे वोटिंग ही नहीं होता था, क्लास पे होता था, आइडियोलॉजी पे होता था। ये
बंगाल की पहचान थी जो बाकी इंडिया से अलग थी। तो फिर 2026 में ये कैसे टूट गया? सालों तक बीजेपी ने बंगाल में एक काम किया जो दिखता नहीं था लेकिन फील होता था। हर छोटी बात में, हर लोकल कंट्रोवर्सी में, हर बॉर्डर इंसिडेंट में एक ही नैरेटिव बार बार कि बंगाल में हिंदू अनसेफ हैं, कि इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स देश के अंदर आ रहे हैं, कि टीएमसी सिर्फ मुस्लिम वोट्स के लिए काम करती है। क्या ये बात सच था? पूरी तरह से नहीं। बहुत से एनालिस्ट कहते हैं ये नैरेटिव काफी ज्यादा एग्जैजरेट किया गया था। लेकिन पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है परसेप्शन, और परसेप्शन को बार बार सुनने से वो रियलिटी बन जाता है। खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से डरे हुए हैं, जो बॉर्डर के पास रहते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी को लेकर ऑलरेडी इनसिक्योर हैं। ये नैरेटिव एक दिन में नहीं बना, लेकिन जब बन गया तो टीएमसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। और दूसरी तरफ मुस्लिम वोट्स भी पूरी तरह टीएमसी के पास नहीं रहे। लेफ्ट और कांग्रेस के अलायंस ने कुछ माइनॉरिटी वोट्स ऑलरेडी खींच लिए थे और टीएमसी दोनों तरफ से घिर गई थी। अपना हिंदू बेस जा रहा था और मुस्लिम बेस भी स्प्लिट हो रहा था। अब आते हैं उस चीज पर जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है इस पूरे इलेक्शन में। इलेक्शन से कुछ महीने पहले इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोसेस शुरू की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR। मतलब जो लोग मर गए हैं, जो फेक एंट्रीज हैं, उनके नाम इलेक्टोरल रोल से हटाओ। सुनने में बिल्कुल सही लगता है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन जब नंबर सामने आए तो कुछ अजीब लगा। पूरे बंगाल से 27 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिया गया। 27 लाख। ये समझने के लिए ऐसे सोचिए, दिल्ली में कनॉट प्लेस से लेके नोएडा तक जितने भी लोग रहते हैं, उनसे भी ज्यादा लोग एक झटके में वोटर लिस्ट से बाहर। और इन 27 लाख लोगों में ज्यादातर लोग मुस्लिम मेजोरिटी इलाकों से थे। टीएमसी ने कहा ये हमारे वोटर्स को जानबूझकर हटाया गया है। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने कहा ये सिर्फ डेड एंट्रीज और फेक नेम्स की सफाई थी। सच क्या था नहीं पता, लेकिन एक बात जो नंबर्स क्लियरली कह रहे हैं वो ये है कि बंगाल में 54 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहां वोटर लिस्ट से सबसे ज्यादा नाम काटे गए थे। 2021 में इन 54 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी सिर्फ 18 सीट्स जीत पाई थी और टीएमसी 36। 2026 में वही 54 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये नंबर बिल्कुल बदल गई, यानी बीजेपी को मिला 36 सीट्स और टीएमसी को सिर्फ 18। जैसे किसी ने पूरा स्केल को एकदम से पलट दिया हो। ये नंबर्स हैं, ये फैक्ट्स हैं और ये सोचने पर मजबूर करते हैं। हम सब इलेक्शंस को हीरो और विलेन की तरह देखते हैं। टीएमसी बुरी थी, बीजेपी आई, हैप्पी एंडिंग। लेकिन हिस्ट्री इतनी सिंपल नहीं होती। लेफ्ट भी कभी हीरो था, ममता भी कभी हीरो थी। आज दोनों विलेन हैं लोगों की नजरों में। तो सवाल ये नहीं कि बीजेपी आई कि नहीं, सवाल ये है क्या वो अलग निकलेगी या 10-15 साल बाद हम फिर एक ऐसा वीडियो देखेंगे जिसका टाइटल होगा बंगाल में बीजेपी का राज कैसे खत्म हुआ। कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है। और अगर इस तरह की ऑनेस्ट और डेप्थ वाली कन्वर्सेशंस पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आ रहा है वो और भी गहरी और ग्रिपिंग होगी।